हाँ लाइव आ जा, लाइव वहीं बोल दूंगा। तेने ये जादू ऐसा जादू किया। नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका लाइव क्लास नृत्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं एक अच्छे सेशन की तरफ, एक अच्छी क्लास की तरफ जो आपकी बेहद खास होने वाली है। चलिएगा, यहाँ पर कौन कौन है मैं जरा सभी को यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ अपनी निगाहों से कि भाई कौन कौन है यहाँ पर। ठीक है, तो ये लीजिएगा यहाँ पर कौन कौन है। गुड इवनिंग सर जी, अजय गौतम जी गुड इवनिंग, स्वागत है। और रितु जी आपका भी स्वागत है, गुड इवनिंग। यहाँ पर भूपेंद्र कुमार जी गुड इवनिंग सर जी, गुरु जी गुड इवनिंग। सुरुचि गौतम जी हैं यहाँ पर, जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका अपनी क्लास नृत्य क्लास में। जय भीम सभी को, नमो बुद्धाय, जय भीम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और से साथ साथ में राम राम आदाब से सभी में आपकी तरफ से अपने प्यार की तरफ से देता हूं। और यहाँ पर रानी यमन जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। चलेगा जय गौतम जी, जय भीम नमो बुद्धाय सर जी, नमो बुद्धाय जय भीम सर जी हुआ करता है ना। ठीक है, आइएगा यहाँ पर और मैं शुरुआत करता हूँ एक अच्छे सेशन की। बहुत अच्छी क्लास मैं आपको देने वाला हूँ यहाँ पर। और आपको मैं कह रहा था, आपने वैसे भी थंबनेल देख लिया होगा कि आज क्लास आपकी कौन सी होने वाली है। छो मंडल के बारे में मैं आपको तमाम बातें बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। और बस यही है कि आप उसे कितने अच्छे से करते हैं और कितना अच्छा एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैं इसमें आपका पर डे लेकर के जो चलूंगा, एक अच्छा सेशन आपके लिए लेकर के यहाँ पर चलता हूँ। आकांक्षा देवी जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। जितने साथी क्लास में शेयर करते रहिएगा, लाइक करें और आगे बढ़िएगा। लीजिएगा, शुरुआत करते हैं आपकी क्लास की। क्षोभ मंडल, ठीक है, ये आज मैं आपको कराने वाला हूं। कल मैं आपको वायुमंडल कराऊंगा, आज मैं यहां पर क्षोभ मंडल कराऊंगा ताकि आपका ये सही हो जाए और अच्छे से आपको ये क्लियर होता चला जाए। ठीक है, ये लीजिएगा। तो ये क्षोभ मंडल है क्या, इसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर फिर उसके बाद में सारी बातों को मैं यहाँ पर एक एक आपको पॉइंट टू पॉइंट कराता हुआ चला जाऊंगा और ये सारा आपका क्लियर होता चला जाएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जामों में कभी कोई परेशानी ना हो और ये आपका बिल्कुल बेहद और खास होता चला जाएगा। ठीक है, जितने साथी क्लास में सभी शेयर कर दीजिएगा, कैंसर बाहर से भी कर दीजिएगा। ये लीजिए, यहाँ पर जितने क्लास में है सभी से गुजारिश है कि भाई इस काम को जरूर कर दें, कहना बार बार ना पड़े, अच्छा नहीं लगता। आप इतने छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं कि आपको हर चीज़ समझाई जाए, बस आप कर दीजिएगा। चलिए, वायुमंडल, वेरी गुड। कल की आपकी क्लास वायुमंडल की संरचना होगी, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मोहिनी सैनी जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। लीजिएगा, मैं क्षोभ मंडल आपका शुरू कराता हूँ। यहाँ पर देखिए, मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि ये अगर आप लेते हैं, कुछ इस तरह से लेते हैं इस स्ट्रक्चर को, और आप इसे अगर स्थल मान लेते हैं, ये आपका स्थल है, अगर आपने इसे स्थल मान लिया है तो ये मान लीजिएगा जो धरातल के ठीक ऊपर वाली आपकी यहाँ पर लेयर है, ये धरातल से ऊपर वाली 0 से लेकर के 20 किलोमीटर तक आपकी जो है, ये क्या होती है, आपकी क्षोभ मंडल होती है। ये होता है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, और अगर इससे ऊपर आप चलते हैं, कितना ऊपर चलेंगे इससे ऊपर, आपको इससे ऊपर चलना पड़ेगा 20 किलोमीटर से लेकर के 50 किलोमीटर तक आप अगर जाते हैं तो आप यहां पर पाएंगे समताप मंडल। ठीक है, इससे ठीक ऊपर आप जाएंगे, कितना चलना है आपको, और थोड़ा सा यहां पर चलना है, यहां पर आप जाएंगे 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर तक आपका होता है, क्या होता है, मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल आपका हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप इससे और थोड़ा ऊपर चले जाएं, ऊपर आप अगर जाते हैं तो ये 80 किलोमीटर से लेकर के आपका 640 तक होता है आपका आयन मंडल। क्या होगा, आयन मंडल आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका यहां पर आयन मंडल होगा। और अगर इससे और चले जाएं, ये आपकी अंतिम भाग है आपका वायुमंडल का, ये अंतिम आपकी परत है वायुमंडल की जो सबसे ऊपर है, और आप इसमें पाएंगे कि ये आप जो देख रहे हैं 640 किलोमीटर से लेकर के आपका जहां तक वायुमंडल है उसे आप कहेंगे बाह्य मंडल।
क्या कहेंगे, बाह्य आपका ये मंडल होगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा, ये आपकी 5 परतें हैं, पहली 0 से लेकर 20 किलोमीटर तक 6 मंडल होती हैं। ये आपका कहां पर है, ये आपका भूमध्य रेखा पर माना गया है। अगर इसी बात को आप लेते हैं ध्रुवों पर तो ये 12 से 14 किलोमीटर आपकी मानी जाती है। तो यहाँ पर कौन कौन है देखते हैं। यहाँ पर गुड इवनिंग, यहाँ पर गुड, जय भीम जी, जय भीम। यहाँ पर ब्रजेश सिंह जी, नाम क्या है, रूपलेखा, ठीक है, रूपलेखा ही ठीक है ना, रूपलेखा जी आ गई हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका भूपेंद्र जी। रवि किशन जी कैसे हैं आप, बहुत बढ़िया, कहाँ पूछना सवाल शुरू किया, वेरी गुड। तो देखिएगा यहाँ पर ये मैंने बताया 0 से 20 किलोमीटर आपका क्षोभ मंडल है, उससे 20 से 50 किलोमीटर आपका समताप मंडल है, उससे आपका ऊपर मध्य मंडल, आय मंडल और आपका बाह्य मंडल होता है। देखिएगा अब की बार बिल्कुल भी भागा दौड़ी नहीं करेंगे, सारी चीजों को स्पष्ट करके चलेंगे, बहुत सारा समय हमारे पास में है और मैं एक टॉपिक आपका बहुत अच्छे से कराने वाला हूं, क्योंकि मेरी 2 क्लास आपकी रोज इसी से लग रही है, तो मैं ये सभी आपको कराने वाला हूं। ठीक है, बढ़ेंगे यहाँ पर। बबीता जी गुड इवनिंग, स्वागत है। मिश्रा भाई गुड इवनिंग, आप पूरे दिन कहाँ थे, आपने कोई भी क्लास नहीं ली है। कौन से मिश्रा जी आ गए, सचिन मिश्रा आ गए क्या, ओहो सचिन मिश्रा साहब गुड इवनिंग आ गए हैं। यहाँ पर सभी वाजपेयी जी हैं, गुड इवनिंग आपका भी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, राजकुमार जी गुड इवनिंग। अब ये क्या है आपका, ये आप देख रहे हैं और ये आपका हुआ, तो मैं आज आपको केवल और केवल ये कराने वाला हूं क्षोभ मंडल क्या होता है। क्षोभ मंडल की क्लास अलग दूंगा आपको, समताप मंडल की क्लास में आपको अलग दूंगा और उससे अलग चलेंगे फिर हम पूरा वायुमंडल क्लास में कल आपको देने वाला हूं। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ में और मैं आपको ये बहुत अच्छे से कराने वाला हूं एक एक करके। तो इसे साफ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये लीजिएगा, अब ये किस तरह का है आपका, ये पृथ्वी है मान लीजिएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बाहर की परत हो गई। चलिए ये बाहर की हो गई, ये अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, ये लीजिएगा, ये तीसरी हो गई, ये आपकी दूसरी हो गई और ये आपकी अंतिम हो गई। तो आपकी जो पृथ्वी है ये है। ठीक है, ये बात मैं दोनों तरफ से आपको समझा रहा हूं। इससे ठीक ऊपर वाली जो परत है आपकी क्षोभ मंडल, इससे अगले वाली आपकी समताप मंडल, इससे आगे आपकी मध्य मंडल, इससे आगे आपकी आयन मंडल और एक अगर आप और बना लें तो आपकी बाह्य मंडल है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। सबसे बाहर वाली आपकी बाह्य मंडल है। पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ इस तरह की परतें हैं आपकी जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। क्षोभ मंडल की परत चारों ओर से इस तरह है, आपकी समताप की भी इस तरह से है, मध्य और आयन और बाह्य मंडल सभी परतें आपकी इसी तरह से पृथ्वी के चारों तरफ हैं। अब मैं यहाँ पर यह बताने वाला क्षोभ मंडल का कार्य क्या है, कैसे हम इसको करेंगे और कितना अच्छा यहाँ पर होने वाला है। राजकुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप हमेशा बहुत अच्छा मैसेज देते हैं आकर के। सुबह 7 बजे करंट की क्लास होती है, 9 बजे ईवीएस की क्लास, शाम 6 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास। 99 17 22 12 में सचिन कुमार निगम सर का नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आगे त्रिपति जी, आजकल नया संदेश आता है त्रिपति जी का। यहाँ पर शुभ संध्या सर जी और भाइयों और बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारी क्लास में आने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आई है। मैं आगे बढ़ता हूँ और लेता हूँ, इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये लीजिएगा, सेव हुआ, आगे बढ़े। अब करना क्या है, आपको पढ़ना है क्षोभ मंडल। क्या पढ़ना है आपका, क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल है क्या, हम इसको पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता चुका हूं, 0 से लेकर के 20 किलोमीटर तक आपकी ये स्थित परत होती है। पहली बात आपके सामने है। दूसरी बात यह है, मौसम से जुड़ी हुई सभी प्रकार की गतिविधियां इसी मंडल के अंतर्गत होती है या पाई जाती है। अब इसे कितने और नामों से जाना जाता है क्षोभ मंडल को, और अन्य नामों से भी जाना जाता है। किस किस नाम से, इसे अधोमंडल भी कहते हैं, अधो मंडल भी इसे आप कहते हैं, और इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है, संवहन मंडल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, ये आपका होगा यहाँ पर संवहन मंडल। तो यहां पर आप देखेंगे क्षोभ मंडल है, अधोमंडल है, संवहन मंडल है, ये आप देखते हैं। अब क्षोभ मंडल में ये है क्या चीज, पृथ्वी के जस्ट ऊपर 0 से 20 किलोमीटर फैला हुआ है और यह इसके अंतर्गत ही मौसम से जुड़ी हुई सभी प्रकार की गतिविधियां होती हैं और इस भाग को हमारा जो कहते हैं उसे क्षोभ मंडल। अब किस प्रकार की गतिविधियां यहां पर होती हैं, लीजिएगा, शुरुआत करेंगे यहां पर, इसको लीजिएगा। नंबर 1 आप यहां पर लेंगे, ये क्या बवाल है,
चलिए, पहला नंबर है आपका हिमांक, हिमांक होता है। दूसरा आपका ओसांक होता है, ओसांक है। तीसरा आपका यहां पर पाला या तुषार होता है, ठीक है। चौथा नंबर यहां पर आपका होता है कोहरा, कोहरा। पांचवा नंबर आपका होता है धुंध, ठीक है, धुंध। छठा नंबर आपका होता है बादल। इसके बाद में सातवां नंबर होता है आपका, क्या होता है, वर्षा। इसके बाद में नंबर होता है चक्रवात। और इससे भी अन्य घटनाएं इस मंडल में आपके देखने के लिए मिलती हैं। बिजली का तड़कना होता है, बिजली को भी आपने यहां पर देखा होगा। तो ये आप देख रहे हैं क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, यहां पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, इसको संवहन मंडल भी कहते हैं और इसे अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। 640 या 140 आयन मंडल होता है। आयन मंडल आपका 640 80 किलोमीटर से 640 तक होता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा यहां पर, तो आइएगा यहां पर, अब आ जाएं आप। हिमांक है, ओसांक है, पाला तुषार है, कोहरा है, धुंध है और बादल है और वर्षा है। अब यहां पर मैं एक एक चीज उठाता रहूंगा, निशान लगाता रहूंगा, इसको मैं आगे करता रहूंगा ताकि आपका ये क्लियर होता चला जाए, ठीक है। प्लीज फिर से बताइए बबीता जी, क्या बताना है फिर से, देखिएगा। क्षोभ मंडल जो है आपका, ये कहां पर है आपका, मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, ये आप यहां धरातल पर खड़े में एक पेड़ बना देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए समझने में। ये आपका धरातल है, इससे ठीक 20 किलोमीटर ऊपर, 0 से लेकर के 20 किलोमीटर तक आपका जो भाग है वो क्षोभ मंडल का भाग है, ठीक है। ये आप समझिएगा, मैंने आपको ये बताया था, है ना। ये लीजिएगा, यहां पर आप देखेंगे आपका जो धरातल से 20 किलोमीटर वाला भाग है ऊपर वाला, 0 से 20 किलोमीटर आपका क्षोभ मंडल होता है। उससे आप जाएंगे 20 से 50 किलोमीटर तक जो आपका होता है वो आपका समताप मंडल होता है। 50 से 80 किलोमीटर तक आप जाएंगे वो आपका मध्य मंडल होता है। 80 से 640 जाएंगे वह आपका आयन मंडल होता है। और 640 से आप अगर ऊपर जाते हैं तो वह आपका बाह्य मंडल होता है। अब हमें सबको छोड़ देना है, केवल और केवल आज हमने इसको पढ़ना है, क्षोभ मंडल क्या है। आज आप केवल और केवल इसे क्लियर करेंगे और यही आपके लिए ज्यादा जरूरी होगा। किसी को दोबारा समझना है तो बोल दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। क्षोभ मंडल में 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है, सबसे प्रमुख विशेषता है। बहुत बढ़िया, चलिएगा आप आइएगा यहाँ पर। अब ये आपका समझ में आया, आज मैं यहाँ पर कराने वाला हूं बबीता जी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल है क्या ये मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा। अब क्षोभ मंडल की जो परतें हैं, मतलब जो क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल को अधोमंडल भी कहा जाता है, इसे आप संवहन मंडल भी कहते हैं। अब ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि संवहनीय क्रिया होने वाली मौसम से जुड़ी हुई मौसमी क्रिया, सभी प्रकार की क्रियाएं आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। जैसे नंबर 1 आप देखेंगे हिमांक है, नंबर 2 आपका ओसांक है, नंबर 3 पाला और या कह सकते हैं आप इसे तुषार कह सकते हैं, नंबर 4 आपका यहाँ पर कोहरा होगा, नंबर 5 आपका यहाँ पर धुंध है, नंबर 6 आपका बादल है, 7 आपका वर्षा है, 8 आपका चक्रवात है। और ये बात मान लीजिएगा ये 8 बातें नहीं है, अपितु इससे अलग भी और बहुत सारी बातें हैं जो आप यहां पर देख पाएंगे। अब मैं यहां सबको क्लियर करके चलता हूं कि हिमांक क्या है, ओसांक क्या है, पाला और तुषार क्या है, कोहरा, धुंध, बादल, वर्षा और चक्रवात। तो एक एक यहां पर आपका करके चलेंगे, लीजिएगा, बढ़िएगा। जितने साथी क्लास में है सभी से आपसे निवेदन है मेरे मित्रों, साथियों, दोस्तों, कि थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा क्लास को और शेयर करने का काम कीजिएगा। मैं इस बात को कहता हूं जितने आप क्लास में होते हैं उतने आपके यहाँ पर लाइक नहीं होते। अब लाइक इतने नहीं होंगे तो फिर आप क्यों शेयर करेंगे। जब आप लाइक नहीं करते तो यहाँ पर शेयर काहे करेंगे आप। सब फ्रेंड कमेंट करते रहें, बिल्कुल हाँ, सब फ्रेंड कमेंट करते रहें, जिसको जो सूझ रहा है वो बोलते रहें, जिसको पता है वो बताता भी रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप जो क्वेश्चन करते हैं कई बार उससे आप कई बार बताते हैं, उससे बहुत सारी बातें आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करती हैं, ठीक है। जय भीम, नमो बुद्धाय, सरजी सत्यम जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। पता नहीं कहाँ आजकल गायब हो गए हैं, मुझे लग रहा है अभी कुछ लोगों ने बड़ी आलोचना की है कि निकम्मे हो गए हैं। अब देख लीजिएगा, सर से नहीं मिलवाएंगे, केन सर चले गए हैं शायद। अरे आ जाइयो, अंदर को आ जाओ। बच्चे पूछ रहे हैं कि सर को दिखा दीजिएगा कौन से सर हैं। ठीक है, देखिएगा नंबर 1 हिमांक की हम बात करेंगे।
देखिएगा एक बात, देखिएगा जो आपकी आप देखते हैं पृथ्वी पर जब सूर्य की धूप पड़ती है, अब यहां लीजिएगा, मान लीजिए पृथ्वी है और पृथ्वी पर आपका 71% क्या है, आपका पानी है, ठीक है। अब 71% जब आपका पानी है तो क्या होता है, इस पर धूप जब पड़ती हुई होती है सूर्य की, आप देखेंगे धूप पड़ेगी तो यहां से क्या निकलेगी, धरती से जो होगा संचार किसका होगा, वाष्प का होगा, वाष्प। अभी जो वाष्प जाती है ये आपकी आ जाइए, कैंसर आ जाइएगा, बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं, बड़े उत्सुक हैं, कह रहे हैं कि केन जी कौन से हैं, एक बार मिलवा दीजिएगा। ये है केन सर, जो टेक्निकल टीम का बहुत बड़ा हिस्सा है, सब कुछ इन्हीं के हाथ में है। ये सारी क्लास जो लगाई जाती हैं वो केन सर के द्वारा ही लगाई जाती हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक विशेष खासियत आपको बता दूं, कंप्यूटर के टीचर तो हैं ही हैं यहाँ पर, आपको कंप्यूटर जो कराएंगे, जो सुपर टाइट में होगा वो केन सर ही कराएंगे। और उससे अलग कहीं बहुत अच्छे दर्जे के कवि भी हैं, बहुत अच्छे। कभी मौका मिलेगा तो मैं सर से जरूर कहूँगा कि आपने शायरी जरूर सुनाए, जिन्होंने नहीं देखा है फोटो खींच लीजिएगा, वो खींच सकते हैं, फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट कर लें, बहुत सारी तमाम बातें हो सकती हैं। आपकी इच्छा हो गई है पूरी, तो ये आपके लिए देखिएगा। गुड इवनिंग केन सर, देखिए गुड इवनिंग आ गया आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड बहुत शुक्रिया आपका हृदय से कि मुझे आपने याद किया। मेरा नाम अक्सर सचिन निगम सर लेते रहते थे, उसी वजह से मुझको आपने याद किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं। और याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है सर, अरे चलिए ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर आएंगे, अब ये है क्या, हम बात करें हिमांक की, क्योंकि सारी चीजें जितनी भी हैं, याद रखिएगा इस बात को, आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, वायुमंडल का स्थायी तत्व क्या है। आपसे तमाम बार पूछा गया है कि वायुमंडल में स्थायी तत्व कौन सा होता है, तो आपका स्थायी तत्व होता है वाष्प। इस बात को कभी मत भूलिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया है। और ये जितनी बातें यहाँ पर आपकी यहाँ पर लिख रही हैं, चाहे चक्रवात है, वर्षा है, बादल है, आपका ये धुंध है, भाई धुंध नहीं है, धुंध है, आपका कोहरा है, पाला है, तुषार है, ओसांक है या हिमांक है, ये सभी किस पर निर्भर करता है, आपका वाष्प पर करता है। अगर पृथ्वी पर वाष्प नहीं होती तो ये सब बातें यहाँ पर नहीं होती, यानी कि पानी का होना जरूरी है। और पानी पर पड़ती है सूर्य की धूप, उससे जो वाष्प निकलती है और वायुमंडल में पहुंचती है, अब उसके बाद उसके साथ में क्या क्या होता है वो मैं आज साहब आपको यहाँ बता रहा हूँ। चलेगा, आगे बढ़ेगा। हम तो पहली बार देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल आप पहली बार देख रहे हैं। केन सर गुड इवनिंग, चलिए हो गया, बहुत बहुत आभार सर आपका हमारे सामने आए, चलिएगा धन्यवाद। चलिएगा सुमन गौतम जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। चलिए ये क्या अभी ही सुना दीजिए, बस बस हो गए शुरू, पगले बच्चे आगे आइएगा यहाँ पर। तो लीजिएगा हिमांक क्या है, देखिए जो वायुमंडल में आपके क्या है, वाष्प है। जब आप देखिएगा हिमांक होता क्या, वायुमंडल में स्थित जब वायुमंडल का तापमान एकाएक गिरकर 0 सेल्सियस से नीचे पहुंच जाए, किससे नीचे पहुंच जाएगा, आपका 0 सेल्सियस से नीचे पहुंच जाएगा, और वाष्प एकाएक बर्फ के कणों में बदल जाए, छोटे छोटे महीन कणों में बदल जाती है और सीधा वायुमंडल से धरातल पर गिरती है बर्फ के रूप में। उसे हम कहते हैं हिमांक की क्रिया, यानी कि जो बर्फ गिर रही है वो हिमांक की क्रिया के ही कारण, यानी कि जिस क्रिया के कारण, अब देखिएगा वाष्प है, वाष्प से सीधा बर्फ का रूप लिया उसने, जो बीच में जो क्रिया हुई है वाष्प को बर्फ बनाने की क्रिया, यह कब होती है आपकी, जब टेम्परेचर, वायुमंडल का टेम्परेचर एकाएक 0 सेल्सियस से नीचे चला जाए और स्थित वाष्प सीधा सीधा पानी के बर्फ में बदल जाए और धरातल पर गिरती है, उस क्रिया को हम हिमांक कहते हैं। यह बात समझ में आ गई होगी आपको, कंफर्म रखिएगा, कंफर्म होना चाहिए आपका। परिणामी स्वागत है आपका, ठीक है। आगे यहाँ पर ओशांक है। अब देखिएगा हिमांक और ओशांक दोनों क्रिया एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। अब देखिएगा वाष्प जो होती है आपकी, ये कैसी होती है बताइएगा, वाष्प कैसी होती है, सबसे पूछूंगा ये बात। गर्म होती है, ठंडी होती है, सामान्य है, सामान्य या इनमें से कोई नहीं, से कोई नहीं। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा वाष्प ठंडी होती है, गर्म होती है, सामान्य होती है या इनमें से कोई भी नहीं है, तो बताइएगा। सर अच्छा थैंक यू, इसलिए थैंक्स हो गया। चलिए यहाँ पर वो भी सर राम राम जी, आपकी कल तो फोटो मस्त लग रही थी स्टेटस पर। अरे क्या बात है भाई, मैं खेतों में गया था, ये इस साल की नहीं है, इस साल तो मैं अभी तक खेत में गया ही नहीं हूँ। कारण था उसका, मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मैं खेत में नहीं जाता हूँ, घर वाले लेके भी नहीं जाते मुझे। तो ये लास्ट ईयर का था, गांव में गन्ने भरे जाने थे बुग्गी उसमें ट्रॉली में,
और घर पे हम तीनों भाई थे। तो पापा ने कहा भैया एक काम करो, आज गन्ना भर दो। तो हमने जा करके वो ट्रॉली भर दी थी। तो वो उस दिन के फोटो थे, मैंने आपके सामने वो शेयर कर दिए। अब आपको कितना अच्छा लगा, ये मुझे मिला है बहुत प्यार, क्योंकि लगभग उसे 350 लोगों ने देखा भी होगा मेरे स्टेटस को, और बहुत सारी आपकी तरफ से आलोचनाएं, समालोचनाएं, तारीफें कि जो पुल बंद है, मैं गदगद हो गया। आगे बढ़ेगा। गुड इवनिंग सर जी। यहाँ पर रोशनी मौर्य जी स्वागत है आपका। ठंडी होती है, तिरुपति जी कह रहे हैं वाष्प ठंडी होती है भाई। और कोई है महान व्यक्ति, इसको बताए। प्रियंका कुमारी गर्म बता रही हैं ऑप्शन डी। अमिता जी कह रही हैं ऑप्शन डी है। इनमें से कोई भी नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों जी और मेरे लाल, कितने अच्छे हो आप। मतलब पक्का मुझे भी पिटवाओगे अपने घर वालों से कि ये बता दो कि किससे पढ़ते हो, आपको इतना ही नहीं पता। वैसे इस बात का मैं समर्थन करूंगा कि आपको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं है इस बारे में। आपने कहीं और पढ़ा होगा तो बात अलग है। आइएगा, ये कौन है भाई साहब? अजय गौतम जी इसको गर्म बता रहे हैं। लीजिएगा, 2-3 ऑप्शन आ गए, एक बाकी है सामान्य और कोई महान मूर्ति कह दे तो ये मेरा उद्धार हो जाएगा, मैं समझूंगा इस बात को। चलिए, गर्म है बेटा। एक बात सुनिएगा, वाष्प आपकी गर्म होती है। कैसी होती है? गर्म होती है। याद कीजिएगा, जब आप पानी को उबालने के लिए रखते हैं तो वह पानी जब गर्म होता है तब उससे वाष्प निकलती है, ठंडे पानी से कभी वाष्प नहीं निकलती। जब पानी गर्म होता है तो उस पर वाष्प उठनी शुरू हो जाती है, और वाष्प का तासीर कैसा होता है? गर्म होता है, इसमें गुप्त उष्मा होती है। ठीक है, आपने रोटी को देखा होगा, जब रोटी आपने फुलाई होगी, आप कभी सोचते हैं कि रोटी फूल जाती है, उसमें गैस कहां से आ जाती है? उसमें जो गैस आती है वो क्या है? वो रोटी के अंदर जो नमी है, पानी है, वह किसमें बदल जाता है? आपका वाष्प में बदल जाता है, और रोटी आपकी फूल जाती है और वो हवा का रूप ले लेती है। यही कारण है आपका, तो वह गर्म होती है। अब देखिएगा, अब ये जो गर्म है, जब ये गर्म वाष्प आपकी एकाएक ठंडी होगी और ठंडी होकर के बर्फ में बदलेगी, तो वह क्रिया आपकी हिमांक कहलाती है। बात ये क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सीडेंट वाली सर जी से अच्छा, एक्सीडेंट वाले सर से पढ़ती हो, बस बस ठीक है, मुझे जरूर पिटवा कर आओगे आप। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आकांक्षा देवी जी, गर्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आएंगे, यहाँ पर ओसांक है आपका। अब ये जो ओसांक है, ओसांक की हिमांक में क्या हुआ? एकाएक टेम्परेचर नीचे गिरा और वह बर्फ में बदल गई वाष्प आपकी, पहली बात। अब दूसरी है कि आपका जो देखते हैं टेम्परेचर वो कैसा है? वो आपका सामान्य हुआ, यानी कि जो आपका टेम्परेचर गर्म था, जिस टेम्परेचर में आपकी वाष्प थी, जब वह सामान्य में आई और आने के बाद में वह वाष्प से पानी में बदल गई। वाष्प से किसमें बदला? यहां पर पानी में बदल गई, और पानी में बदलकर छोटे छोटे कणों के रूप में धरातल पर गिरने लगी। आपने उस क्रिया को कहा ओस का पड़ना, और यह क्रिया कहलाई आपकी ओसांक कहलाती है। ये याद हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से। ठीक है, ये बात भी आपका सही है। गर्मी का महीना आने वाला है सर, अभी तो सर गर्मी नहीं हो रही ठंड ही हो रही है। जी बिल्कुल सही बात है सर जी। मेरा बेटा भी हंस रहा है कि मुझे भी पिटवाओगी अपने घर वालों से। अरे भाई बेटा, तुम समझिए, मेरे दर्द को समझिए। अब आपकी मम्मी इतना गंदा करके इसका आंसर देंगी तो होगा ना, फिर आप ही क्या होगी, इस सर ने पढ़ा है, इस वाले सर ने। अब देखो कैसे कैसे नाम है। कहीं पर मुझे कहा जाता है एक्सीडेंट वाले सर हैं, अब आपके घर में पता नहीं क्या कहना शुरू कर दें, पता नहीं चलता, पता नहीं कब कहते ना सिर मुंडाते ओले कहाँ पड़ जाएं। भाई साहब बच के रहना पड़ेगा मेरे बच्चे, मेरी भावनाओं को समझो, मुझे नींद भी नहीं आएगी अगर मेरे साथ में ऐसा हो गया तो। हाँ, वाष्प जब पानी की छोटी बूंदों के रूप में गिरती है तो वह आपकी ओसांकी क्रिया के द्वारा गिरती है। यह बात क्लियर हो गई, सबको क्लियर है ना? अगर किसी को नहीं है तो भाई साहब बीच में रोक करके मुझसे बोल सकते हैं, बिना किसी झिझक के आगे बढ़ता हूं मैं। ये बात आपकी हो गई होगी। हिमांक आपको समझ में आया, ओसांक आपको समझ में आया। अगला नंबर है आपका, किसका है अगला नंबर? चलिए बताइए, पाला या तुषार किसे कहते हैं? कौन है जो इसे बताएगा? मैं भी बताना शुरू करता हूं, आप बताइएगा। ठीक है, अब ये लेगा यहां पर पाला और तुषार क्या है। देखिएगा, आप देखते हैं वायुमंडल में स्थित वाष्प जब धरातल पर छोटे छोटे बूंद के रूप में धरातल पर आपकी गिर जाती है, वाष्प के रूप में गिरती है, और धरातल का टेम्परेचर एकाएक 0 सेल्सियस से नीचे चला जाए। किससे जाएगा? 0 सेल्सियस से नीचे चला जाएगा। तो यहां पर स्थित जो वाष्प होती है वो किसमें बदल जाती है? बर्फ के रूप में बदल जाती है, छोटे छोटे कणों के रूप में बदल जाती है, और यह आपका
पाला कहलाता। कहते हैं गांव में कि आज पाला पड़ा, आपने खेतों में देखा होगा पाला पड़ता हुआ, मतलब बर्फ जमी हुई देखी होगी। पहले वो ओस में गिरता है, ओस के बाद में जब धरातल का टेम्परेचर 0 सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो वह आपका बर्फ का रूप ले लेती है और उसे आप पाला या तुषार कहते हैं। क्या नाम है उसका? पाला या तुषार। आपके मोहल्ले पड़ोस में अगर कोई तुषार हो तो आप उसे पाला भी बोल सकते हैं, लेकिन बच के रहिएगा, पता चला कभी आपका भूत बना दे। ठीक है, यहां पर सभी वाजपेयी जी, वाष्प गर्म होमे ही ऊपर उठती है। हाँ, गर्म होकर ही ऊपर उठती है, ये आपका लिखने में गड़बड़ हो गया है ना, चलिएगा। पाले आगे लीजिएगा जी, एकदम क्लियर है सर। अरे संजीव सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर भी करते रहें। ठंडी जब बहुत ज़्यादा होती है तो कहते हैं कि पाला पड़ रहा है। हाँ, पाला पड़ रहा है। और ठंडी जब जमीन पर होती है, जब कहते हैं पाला पड़ रहा है, जब सारे में पड़ती है तो वो बहुत कुछ स्थिति बनाती है। तो ये बात क्लियर हो गई ना, आगे बढ़ेंगे। अगला है कोहरा। ये कोहरा थोड़ा सा समझने वाली बात है। अब ये कोहरा क्या है, कोहरे को समझेंगे। देखिएगा, वाष्प के छोटे छोटे कण, ये वाष्प है आपका, अभी नहीं वाष्प नहीं है भाई, इसको गोली मारो, वाष्प नहीं है। देखिएगा, आपने घर में अगर रहे हो, आपने देखा रोशनदानों से धूप आ रही हो, आपने देखा सूर्य की किरणें आ रही हैं। जब सूर्य किरणों को आप देखते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रह्मांड की संरचना हो रही हो। तो उसमें आप देखते हैं रोशनदानों से आने वाली जो धूप है उसमें आप छोटे छोटे कणों को देखते हैं, बड़े चमकीले चमकीले होते हैं, लेकिन आप उन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वो यहाँ पर भी हैं, इस स्टूडियो में भी हैं, लेकिन हम क्या है उन्हें नहीं देख पाएंगे जब तक झरोकों से ऐसी धूप हमें पर्याप्त ना मिल जाए। तो उसमें क्या होता है, जो मिट्टी के धूल मिट्टी के कण वायुमंडल में स्थित हैं, ध्यान सुन लीजिएगा पूरी बात को। वायुमंडल में धूल मिट्टी के कण जो कण होते हैं जिसमें नमी स्थित होती है, जब वह नमी टेम्परेचर के गिर जाने से वह नमी जम जाती है, उन कणों पर ही जम जाती है, तो वह कोहरे का निर्माण करती है। फिर एक बार सुन लीजिएगा, आप देखते हैं वायुमंडल में आप देखते हैं छोटे छोटे कण हैं, बहुत छोटे छोटे कण। अब इनमें जो स्थित वाष्प है, यानी कि इनमें जो स्थित नमी है, जो नमी होती है इनमें, और वह टेम्परेचर गिर जाने के कारण किसमें बदल जाती है, बर्फ में बदल जाती है। तो ये आपके छोटे छोटे कण आपको उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसको आप कहते हैं कि कोहरा पड़ रहा है। कोहरा पड़ना कोई वैसे नहीं ऊपर से आता है, कोई धुआं नहीं है, बल्कि आप देखते हैं वायुमंडल में स्थित जो आपकी धूल मिट्टी के कण होते हैं, उनमें जो नमी होती है वह नमी एकाएक बर्फ का रूप ले लेती है टेम्परेचर डाउन हो जाने के कारण, तो वह आपका कोहरा कहलाता है। पहली बात, कोहरे की विशेषता यह है, इसमें आप 1 किलोमीटर से कम का देख पाएंगे, नहीं सॉरी 1 किलोमीटर से कम का भी नहीं देख पाएंगे। यानी कि इसमें जो आपकी स्थिति है 1 किलोमीटर तक का आप इसमें नहीं देख पाएंगे। आगे बात दूसरी है, तो इसमें क्या है, ये बहुत करीबी मामला होता है। आप देखते हैं कई बार आप बाइकों से जाते हैं, आपको लाइट जलानी पड़ती है, बसों से जाते हैं, आप देखते हैं बहुत आगे, मतलब आपके आसपास इतना कोहरा कि आप सामने वाले को नहीं देख पा रहे हैं। तो कोहरा जो कहलाता है आपका 1 किलोमीटर से कम की जो रेंज होती है आप जो देख पाते हैं वह आपका कोहरा कहलाता है। क्या क्या कह रहे हैं भैया, आगे बढ़िए। आते ही लाइक और शेयर कर देते हैं आप। डॉक्टर गौरव जी गुड इवनिंग, स्वागत है। हा हा हा, क्या हो गया भैया हैं? संजीव भैया जी, चलिए सर जी सच्ची में पहली बार सुन रही हूँ पाला। आए, ओहो क्या बात है। रानी जी गांव में आइएगा, बताते हैं। जब छोल में जाते हैं ना पता चल जाता है पाला क्या होता है। पत्ती इतनी जलानी पड़ती है, बार बार तापते रहते हैं, पूछो मत गांव वालों की कैसी स्थिति होती है। और लोग कहते हैं कि किसान नक्सलवादी हो गए हैं, किसान खालिस्तानी हो गए हैं, किसान ये हो गए, किसान वो हो गए। वो अन्नदाता हैं जो पिछले आपके 67 डेज से या 68 डेज से दिल्ली की सरहद पे पड़े हैं, और उनके साथ में कैसे कैसे किया जाए। कुछ लोग उसका साथ भी दे रहे हैं और कुछ उनका साथ नहीं भी दे रहे हैं। ऐसे भी हैं जो साथ दे रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं उनके साथ हूँ। ठीक है, आपका अपना अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। आगे आइएगा, यहाँ पर लीजिएगा। अब ये क्या है, 1 किलोमीटर से कम का जो आप देख पा रहे हैं वह कहलाता है आपका कोहरा। अब दूसरी बात है यहाँ पर धुंध। धुंध भी बच्चों या मेरे दोस्तों कोहरा ही होता है। क्या होता है, कोहरा ही होता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये 1 किलोमीटर तक आप देख पाएंगे, 1 किलोमीटर तक आप देख रहे हैं साफ है, ये 1 किलोमीटर तक आपका साफ है। लेकिन जैसे आप 1 किलोमीटर से लगभग ये नहीं कि उसने नाप रखा कि भाई 1 किलोमीटर से आगे रहना है हमें, पाला कोहरे को कुछ नहीं पता। लगभग 1 किलोमीटर से आगे का आप नहीं देख पाते हैं, आगे नहीं देख पाएंगे आप। 1 किलोमीटर तक इसमें नहीं देख पाएंगे आप। लेकिन इसमें क्या होगा, जब धुंध होगी कि आप 1 किलोमीटर का देख पाते हैं, उससे आगे का आप देख नहीं पाते हैं। आप क्या देखते हैं, आपको लगता है कि जब आप चलते हैं बाइक से, साइकिल से, बस से, आप जंगल की तरफ चल रहे हैं या आप रास्तों से पैदल घूमते हुए जा रहे हो किसी भी तरह, तो आप देखते हैं कि शायद आगे कोहरा है।
लेकिन जितनी डिस्टेंस के आगे आपको दिखाई देता, आप जब वहां पहुंचते हैं तो वह डिस्टेंस उतनी ही दूर बनती हुई चली जाती है। ऐसे जितना गैप बना वो जो का तू बना रहेगा, तो उसमें क्या है, आप 1 किलोमीटर तक का देख सकते हैं, उससे आगे का नहीं देख सकते। वह क्रिया आपकी धुंध कहलाती है। इसका मतलब यह है कोहरा और धुंध दोनों एक ही क्रिया है, बस इतना सा अंतर है। कोहरे में आप 1 किलोमीटर से कम भी नहीं देख पाते, बल्कि धुंध में आप क्या करेंगे, 1 किलोमीटर तक देख पाएंगे, उससे आगे का आप नहीं देख पाएंगे। चलिएगा आप राखी राज आगे आइएगा, ठीक है। किसान बने तब पता चलेगा, ठीक है। राजी हम नहीं बताएंगे, लाइक बोला बटन। आगे आइएगा, 1 किलोमीटर बहुत हो गया। हाँ जी, 1 किलोमीटर बहुत हो गया, ऐसे कई बार आप देखते हैं। अब नंबर आता है यहां पर बादल क्या है। अब मैं इसको साफ कर लूं, तो चलिए नहीं, इसे साफ कर लेते हैं, काफी है। देखेगा, लिखते हैं बादल। बादल लिखेंगे आप, ये क्या मसला है, बादल। अब ये बादल भी आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं आपका? नंबर 1 आपके स्त्री बादल होते हैं, बादल। अगले हैं आपके कपाशी बादल। अगले हैं आपके पक्षाभ, ठीक है। यहां पर बादल हैं आपके, पहले आप स्त्री बादल हैं, दूसरे कपासी बादल हैं, तीसरे आपके पक्षाभ हैं। पहले आपको जरूरत है कि बादलों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, ये जरूर जान लेंगे। हम सच्ची में भूल गए हैं, कहां पर हैं। गुड इवनिंग सर जी, प्रियांशी जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। सर किसान खुद बनकर जब देखें तब पता चलेगा कितनी मेहनत पड़ती है किसानों को। बिल्कुल सही बात है प्रियांशी जी, राधे राधे। चलिएगा, बहुत बढ़िया। आइएगा, वापस आइएगा, इधर आ जाइएगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर बादल है आपका। अब बादलों का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? वाष्प के रुद्र रोशन के कारण। रुद्र माने गुस्सा, आपने देखा होगा रुद्र रोशन ये वर्ड यूज किया गया है, यानी कि वाष्प के रुद्र रोशन के कारण। या मैं इसको आपको बता दूं अलग करके कि जब ये मान लीजिए बहुत ज्यादा तादाद में वाष्प एक साथ इकट्ठी हो जाती है, या फिर ये कहेगा कि वाष्प गुस्से में आ जाती है और गुस्से में बढ़ जाती है, तो वह किसका निर्माण करती है? बादलों का निर्माण करती है। और बादल आपके कितने प्रकार के होते हैं? बादल आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका स्त्री बादल है, दूसरा आपका कपासी है, और तीसरे आपके पक्षाभ हैं। अब ये तीनों की विशेषता क्या है, मैं अलग अलग आपको यहां पर बताने वाला हूं, ध्यान से इसे कर लीजिएगा। ये लीजिएगा, ये जो आपके स्त्री बादल है, इनकी ऊंचाई आपकी लगभग 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक मापी जाती है। कहीं कहीं पर इसे 4 किलोमीटर भी लिखा गया, लेकिन 3 किलोमीटर से जो नीचे के आपके बादल पाए जाते हैं, धरातल से 3 किलोमीटर के जो नीचे पाए जाते हैं, वह आपके स्त्री बादल होते हैं। और इन्हें आप देखते हैं, इनकी पहचान क्या है? यह एक साथ में बहुत बड़े विस्तारित क्षेत्र में फैले हुए होते हैं, और एक साथ में बहुत लंबे क्षेत्र में, बहुत विस्तारित क्षेत्र में वर्षा कराते हैं, और इन्हें कहा जाता है स्त्री बादल। एक बात से और याद कर सकते हैं भाई, जहां पर स्त्री होती है वहां आप मान सकते हैं कितनी खतरनाक बातें हो जाती हैं, तो ये भी खतरनाक ही हैं, समझ रहे हो इस बात को? नहीं। अब ये जो बादल है कौन सी बरसात आपकी कराते हैं? ये एक समय में बहुत लंबे क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक बरसात कराते हैं, जिसे गांव के भाषा में देशापति बारिश भी कहा जाता है। देशापति मतलब पूरे देश में या पूरे आसपास के क्षेत्र में होने वाली एक साथ बारिश को देशापति का नाम दिया जाता है। ये आपके 2 से 3 किलोमीटर तक होते हैं और काफी दूर तक फैले हुए बादल आपके होते हैं, और बहुत अच्छी बरसात यहाँ पर कराते हैं। विपिन सिकैरा जी गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। सर ऑफलाइन क्लास लेते हो क्या? ये है कुंभकर्ण। अरे कुंभकर्ण भाई साहब, आप उठ के कब आओगे? अगर आप कुंभकर्ण हैं तो आपको तो उठ के आना पड़ेगा। जी हाँ, मैं अब तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लेता था, अब आपके यहाँ पर ले रहा हूँ। और वैसे भी ऑफलाइन लोगों आप मुझे कहाँ कहाँ ढूंढोगे। चलिएगा, आगे बढ़ेंगे। हाँ, पानीपत गुरुजी जी स्वागत है आपका, अभिनंदन है, क्लास में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर नमस्ते जी, नमस्ते जी। अच्छा, ये अतुल सर आ गए हैं, अतुल मस्तोनिया सर हमारे बीच में है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। चलिएगा आगे बढ़े यहाँ पर। तो ये हो गया। नंबर 2 है आपका 4 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर, इसे आप 3 से 6 किलोमीटर भी कर सकते हैं, ठीक है।
यहां पर देखेंगे 3 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये कपासी बादल होते हैं। अब इन्हें कपासी क्यों कहा गया? आपने देखा होगा एक महीना है भादों का महीना, उसे आप हिंदी कैलेंडर में पढ़ते हैं, ये सावन के बाद में आता है। हालांकि कपासी बादल आपके पूरे वर्ष कभी भी आप देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा तादाद में आप देखते हैं सावन के बाद जब भादों का महीना आता है, बहुत मोटे मोटे आपके रुई के जैसे, कॉटन के जैसे या फूल गोभी के मोटे आकार के, जो बड़े देखने में बड़े सोने सोने से होते हैं बादल, वो आते हैं। उन बादलों को कहा जाता है कपासी बादल। या यूं कहिएगा, आप अप्रैल के महीने में देखते हैं बहुत तेजी के साथ में आंधियां आती हैं और बहुत तेजी के साथ में आधा पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटे में बहुत अच्छे लेवल की बरसात करा करके चली जाती हैं। तो वह किसके द्वारा होती है? आपकी कपासी बादलों के द्वारा होती है। अब इन बादलों में, इन बादलों की बरसात में क्या अंतर है? ये वाले जो बादल हैं, ये बहुत छोटी बूंद के साथ में बरसात कराते हैं। ये बहुत छोटी बूंद के साथ में बरसात कराते हैं, लंबे समय तक कराते हैं, लेकिन ये इनसे काफी बड़ी बूंदों के रूप में बरसात कराते हैं, बहुत तेजी से बरसात कराते हैं। और यह आपकी क्रिया किसके द्वारा होती है? कपासी बादल के द्वारा होती है। इसकी एक विशेषता और मैं बता देता हूं। यहां पर मैंने बताया था स्त्री बादलों को से होने वाली वर्षा को आप देशापति बारिश कहते हैं, गांवों में और शहरों में भी कहते हैं, जो जानते हैं। इसके बाद में कपासी बादल है। कपासी बादल में बरसात आपकी कराते हैं। आपने देखा होगा, एक तरफ बरसात होती है, दूसरी तरफ धूप निकलती है, और आप कहते हैं गिद्दड़ गिद्दड़े का ब्याह हो रहा है। तो यहां पर दिया जाता है गिद्दड़ गिद्दड़े का ब्याह तब होता है जब एक तरफ धूप निकल रही हो और दूसरी तरफ बारिश हो रही हो। तो वह स्थिति आपकी कब होती है? कपासी बादलों ही द्वारा ही होती है। तो ये रहेगा आपका यहाँ पर कपासी बादल, इसका यहाँ हो जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे ही पूछने वाला हूँ आने वाले MCQs में आगे बढ़ करके। गुड इवनिंग सर जी, यहाँ मनीष जी स्वागत है आपका, अभिनंदन है। शिल्पी राजन जी गुड इवनिंग। और भी हैं यहाँ पर सर जी, रावण भी आ गए और कुंभकर्ण भी, विभीषण को भी बुला लो। अब देखे ढूंढना पड़ेगा, ये तो मैं थोड़ी ढूंढ के लाऊंगी, तो ये तो प्रभु श्री राम की कृपा है कि अपना भी चले आते हैं। आ जाइएगा भाई साहब, आ जाइएगा। दिलीप जी गुड इवनिंग, स्वागत है यहाँ पर। अवसर जी, आई एम न्यू स्टूडेंट। अच्छा, हमें नहीं पता था, चलिए थैंक यू सो मच, आपने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर है आपके संदीप ठाकुर जी बिजनौर से, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। चलिएगा अवसर जी, आपका भी स्वागत है। आगे बढ़ें। मनीष जी ये लीजिएगा, आज ऐसे ही मौसम है सर जी। हाँ विपिन जी, आज जो मौसम है वो आपका ये स्त्री बादल का है, ठीक है। ये आपका ये मानिए काफी लंबे क्षेत्र में बरसात हो रही है, दिल्ली तक बरसात है, गाजियाबाद में भी है, आपकी आने वाले सभी जगहों में आप देख पा रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे। कपासी बादल बहुत तेजी से बरसात कराते हैं, मिनटों सेकंडों में बरसात करा के चले जाते हैं, ये कपासी बादल होते हैं। अगला है पक्षा बादल, ये कुछ नहीं कराते, इनके बारे में सोचना समझना छोड़ दीजिएगा, बस याद कर लीजिएगा, ये कुछ नहीं कराएंगे आपका। ये कितना कराएंगे? ये आपके होते हैं 6 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक ये पाए जाते हैं। और यह बादल कैसे होते हैं? बर्फीले बादल होते हैं, बर्फ के बने हुए बादल होते हैं, जो वायुमंडल में जाकर के जम जाते हैं। आपने देखा होगा इवनिंग टाइम में कि आप जब लेटे हुए होते हैं, इवनिंग टाइम में अगर छत पर आप लेटते हो तो आप देखेंगे कि बादल जो आसमान में है वो रंग बदलने लगते हैं इवनिंग टाइम, यानी कि पहले वो येलो से दिखाई देंगे, फिर आपको रेड भी दिखाई देंगे, इस तरह से उनमें आप रंग परिवर्तन देखते हैं। फिर वो कैसे हो जाते हैं? बैंगनी से भी हो जाते हैं, नारंगी से भी हो जाते हैं। ये कारण किसका है? ये जो बर्फ पर आपकी सूर्य की धूप पड़ती है, वह रिफ्लेक्शन जो पड़ता है वो आपको दिखाई देता है, इसलिए वह बादल आपके कुछ भी नहीं कराते हैं, वो बर्फीले बादल होते हैं। वो रात के समय में जब वो जब तक ठंडे रहेंगे, कैसे रहेंगे? बर्फ रहेंगे। जब धीरे धीरे सामान्य अवस्था में आते हैं तो वह वाष्प के रूप में धरातल पर नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं और मौसम साफ हो जाता है। तो ये आपका पक्षा बादलों के बारे में इतना है। ये आपके 6 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक पाए जाते हैं और ये आपके बर्फीले बादल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर जी नेताजी लग रहे हो आप, गुड इवनिंग। मोहम्मद शुएब बिन, अरे भाई साहब मैं नेता लग रहा हूं, थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था, परसों रात में एक सपना देखा, सपने में मेरे पास में बहुत बड़े बड़े नेता आ गए, कहने लगे भाई साहब आप जो है नेता से लग रहे हो। मैंने कहा किसने बताया था? कि एक बच्चा आएगा आपकी क्लास में, मोहम्मद, और वो आपको कल परसों में नेताजी कह देगा। अगर ये बात सत्य हो गई तो आप नेता है, वरना आप नेता नहीं बन सकते। तो मुझे विश्वास हो गया, वो सपना मेरा सच्चा था। थैंक यू सो मच, आगे बढ़िएगा। वैसे आपको बता दूं, भ्रष्टाचार के मेले हैं, घर घर में लगे कमेले हैं, योगी बाबा और ढोंगी के गली गली में रेले हैं, है ना। तो ये नेता बनने के लिए छोड़ दीजिएगा, काफी भ्रष्टाचार है। इतना भारत को पिछले 300 सालों में, जो पिछले 70 साल हैं, उससे पहले 300 सालों में अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना हमारे देश के नेताओं ने 70 साल में लूट लिया। इस बात को याद रखिएगा। एक बात मैं बता दूं, चलो बीच में आ गई ये बात मैं रख देता हूं।
जिस समय अंग्रेज भारत को छोड़ करके गए, भारत के पास में 65,000 किलोमीटर क्या था, 65,000 किलोमीटर रेल लाइनें थी। कितनी लाइनें थी? रेल की पटरी फैली हुई थी 65,000 किलोमीटर। 11,000 किलोमीटर चली गई आपकी बांग्लादेश और पाकिस्तान में। कहां पर चली गई? बांग्लादेश और पाकिस्तान। 53,000 रह गई। अभी पीछे के 4 साल पुराने आंकड़े बता रहा हूं मैं, अभी जाकर के दोबारा से 65,000 हुई है। यानी कि पिछले 70 साल में हमारे भारत के भावी नेता, भारत के महान प्रधानमंत्री जितने भी रहे, महान सरकारों ने केवल और केवल 11,000 किलोमीटर ही रेल की पटरी बिछा पाए थे। अब ज्यादा हो गई है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। तो भाई साहब, बेहतर है कि नेता ना बने, कुछ भी बन जाए, और बनना है तो पहले पढ़ लिख लीजिएगा, उसके बाद नेता बनिएगा। थैंक यू सो मच इतनी बड़ी उपाधि देने के लिए। मन बहुत सारा जितना प्रसन्न हुआ उससे ज्यादा खराब हो गया। सर धूप थी, अच्छा सर लखनऊ में तो आज बहुत तेज धूप थी। कोई बात नहीं, लखनऊ में भी कहेंगे, इंद्रदेव से मैं कह दूंगा जाता जाता कि भाई साहब थोड़ा लखनऊ वालों को भिगो के आ जाओ। सुबह आया था, सब भी भीग करके आया था। अभी भी हालात ऐसी हैं, बाहर जाऊंगा तो शायद भीग करके जाऊंगा। रात्रि से यहाँ पर बरसात हो रही है, ठीक है। या थोड़ा सा आप आ जाते, धकेल के ले जाते तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। सर बिल्कुल सही बात है। और सर संविधान कब से पढ़ रहे हैं? बिल्कुल, आई नीड इट। अच्छा पढ़ाएंगे, संविधान भी पढ़ाएंगे, मैं आपको जरूर बताऊंगा। सर सीटेट कुछ नहीं है सर, ओनली ट्रिक है सर। 113 मार्क हैं, बहुत बढ़िया विपिन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर जी नेट रो रहा है, ऐसा हालात, अब मैं क्या करूँ। ये कौन है भैया? मेरा भी पहली क्लास है। दिलीप प्रजापति जी आपकी पहली क्लास है। जितने पहले बच्चे आए हैं क्लास में उनको चॉकलेट दूंगा जब जाएंगे, मुझसे चॉकलेट लेकर के जाइएगा यहाँ से। ये अच्छी पराठे भी कोई खाने की चीज है, ये किसने बता दिया? कौन खा लगा पराठे? पराठे मत खाया करो, पेट खराब हो जाता है। खामो खाएंगे, छी ऐसी चीज कहाँ से खाते हैं बच्चे। चलिए आइएगा वापस। तो ये बातों के बारे में सबको पता चल गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। हेलो सर जी, नितेश जी स्वागत है। तो आइएगा यहाँ पर। कौन बना रहा पराठे यहाँ पर? हल्की फुल्की दिल्ली में बारिश हुई है आज? बिल्कुल हुई है, मैं तो पहले ही बता रहा था, सबका पता है मुझे। चलिएगा प्रियांशी जी, मेरे भी। ये किसने पराठे बना दिए हमें तो पता भी नहीं चला। कुछ गड़बड़ है, मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है, ये आज कुछ गड़बड़ होने वाली है। सर जी हमारी पहली क्लास है। मनीष प्रजापति जी आप झूठ बोल रहे हैं। ये अच्छा मनीषा जी हैं, गलत बोल रही हैं आप तो पहले से ही आती हैं क्लास में। चलिएगा आइएगा, अब बढ़ाइएगा। हैं वाह सर मस्त हो आप। मैं तो ठीक ठाक हूँ भगवान की दुआ से, है ना। मेरी मम्मी कहते हैं कि बेटा तू बातों का ही खाता है, तो देख लो बात तो मैं अच्छी कर लेता हूँ। मनीषा जी आगे आइएगा। सर हमारे यहाँ आज रात में रसगुल्ले की बारिश हुई थी। मुंह खोल करके सोइएगा, नाक पे जो है ना आप मास्क लगा लें, कभी नाक पे आ गिरे गड़बड़ हो जाएगी। आइएगा वापस आए यहाँ पर। चलिए बातों का सिलसिला तो आपका चलता ही रहेगा, 2 बजे तक बातें करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नंबर आता है यहाँ पर वर्षा का। बादलों के बाद नंबर किसका आता है? वर्षा का आता है। अब वर्षा के बारे में करेंगे, लीजिएगा। वर्षा आपके यहाँ पर है। वर्षा आपकी 3 प्रकार की होती है। अब ये होती किस तरह से ये भी देख लीजिएगा। वर्षा आपकी 3 प्रकार की होंगी यहाँ पर। नंबर 1 है आपका यहाँ पर कपासी वर्षा। कपासी वर्षा होगी, कपासी वर्षा है। दूसरी आपकी यहां पर है, कौन सी वर्षा है? दूसरी है आपकी पर्वतकृत वर्षा है आपका। तीसरा है आपका चक्रवाती वर्षा। ठीक है, 3 वर्षा आपके यहां पर मुख्यतः देखने के लिए मिलती है, हालांकि बहुत सारी होती हैं। रोहित वर्मा जी प्रणाम, गुरुजी जी प्रणाम, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। ये अगवानपुर से पधार गए हैं। चलिएगा सर जी मेरे पेपर फर्स्ट में 120 हैं, पेपर 2 में बिना तैयारी के 100 सही हुए हैं। बहुत बढ़िया सचिन जी, आपने मेहनत ठीक ठाक की है और झूठ बोल रहे हो कि तैयारी नहीं की है। इतने दिन तो तुमने क्लास ली हमारे यहाँ पर आकर के, इस बात को नहीं कहोगे? आइएगा यहाँ पे, खैर छोड़िए, हम नहीं कहते इस बात को, आप ऐसे बोलेंगे। सर हम बना रहे हैं पराठे। कौन? अंजलि? अरे अंजलि आज मत कहो, आज तो बिल्कुल गलत है आपका कहना। मैं आज पूरी प्लानिंग के साथ में हूँ। आलू और बथुए के पराठे बनाने वाला हूँ। यकीन नहीं आता तो बथुआ भी मेरे पास में रखा हुआ है ठीक है, तो आज पराठे अच्छे लगे। पराठे अच्छी चीज़ें खाया करो सब, है, क्योंकि मैं भी आज बना करके खाऊंगा। संदीप बातों के पूरे खिलाड़ी हैं हमारी क्लास में सब लोग। बिल्कुल ऐसे मानो रोटी ना पचेगी जब तक ये बात ना करेंगे। आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है।
जी सर, अशोक गुजर जी आ गए हैं, आगे आइएगा। लीजिएगा, अब ये कपासी वर्षा को क्या कहा जाता है? संवहनीय वर्षा भी कहा जाता है, संवहनीय वर्षा। ठीक है, अभी जो कपासी वर्षा है मैंने आपको बताया था, बहुत कम समय में बहुत तेज बरसात कराती है, मोटे मोटे बादल होते हैं। और जब बादल, मैंने क्या कहा था, वाष्प आपकी कैसी होती है? वाष्प आपकी होती है गर्म, लेकिन जब यह आपका रुद्र रोशन के कारण बादल में बदल जाती है और आगे चलकर जब टेम्परेचर सामान्य होता है तो वह वाष्प तेजी से पानी में बदलती है और धरातल पर गिरना शुरू हो जाती है। जब वह मोटी मोटी बूंदों के रूप में गिरती है तो वह कपासी वर्षा कहलाती है। और इसे आप कहते हैं कि गांव में आपने सुना होगा कि आज तो डोला तोड़ बारिश हुई, यानी कि डोले से भी पानी उतर गया। ठीक है, तो यही है सर, एमपी बेचारी नहीं स्टूडेंट में हमारी क्लास में। आगे आइएगा, यहाँ पर भाई बातें भी करते रहिएगा, मैं बार बार रुकना पड़ता है। सर 2 पराठे हमें भी दीजिए। शिल्पी जी अभी नहीं, अभी तो देखो मैं कमरे पे जाऊंगा, आलू उबालने पड़ेंगे, आपका बथुआ भी, फिर उसके बाद में आप मुझे जो ना 8 बजे बात कीजिएगा, मैं जरूर आपको 8 बजे 2 नहीं 4 नहीं सारे भेज दूंगा आपको। बनाने के बाद में फोटो खींच के आपको भेज दूंगा, सारे खा लेना आप। ठीक है, जो बचेंगे उसको हम देख लेंगे, लेकिन मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जितने खाने आप खाइएगा। यहाँ मायराम यादव जी गुड इवनिंग, स्वागत है। हाँ सचिन भाई आगे आइए। सर जी सीता भी है इस क्लास में, उनका ध्यान रखना, कहीं रावण भी यहाँ है। अरे रे रे, नहीं मेरी क्लास में ऐसी चोरी कोई नहीं करेगा, ऐसी अभद्रता कोई नहीं फैलाएगा, क्योंकि उन्हें पता है अगर यहाँ रावण है, यहाँ पर विभीषण है, यहाँ पर कुंभकर्ण है, यहाँ पर सीता है, तो रामचंद्र भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और मान जाइएगा आप, अब वो रामचंद्र नहीं रहे पुराने वाले, अब यहाँ बहुत बड़े बड़े रामचंद्र जी आ गए, मिनटों के सेकंडों में पता नहीं क्या से क्या कर देंगे, तो बेहतर बच के रहिएगा। चलिएगा आगे आइएगा, यहाँ पर लीजिएगा कपासी वर्षा हो गई। अब ये पर्वतकृत वर्षा कौन सी होती है? पर्वतकृत वर्षा वह वर्षा होती है जो पर्वत ऐसे होते हैं ना आपके पर्वत, अब ये पर्वत की ऊंचाई कहीं पर 2 किलोमीटर ऊंचे हैं, कहीं पर 4 किलोमीटर ऊंचे हैं, कहीं पर 5 किलोमीटर ऊंचे हैं। अब जब यहाँ पर वाष्प उठती है इन पर्वतों के बीच में और ऊपर जाकर के ये बादल बन जाते हैं, और ऊंचे बादल जब बन जाते हैं, बादल बनते हैं, ऊंचे पर्वत होने के कारण ये बादल पर्वतों को पार नहीं कर पाते और यह अपना दम कहाँ तोड़ देते हैं? पर्वतों में ही तोड़ते हैं। यानी कि पर्वतों में ये पैदा हुए और पर्वतों में ये अपना दम तोड़ गए, क्योंकि इनमें वजन ज्यादा होने के कारण ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाए, तो वह आपकी कहलाई पर्वतकृत वर्षा। यानी कि पर्वतों में आप देखते हैं बहुत ज्यादा वनस्पति होती है, बहुत ज्यादा वन वगैरह होते हैं, वहां पर वाष्प अच्छी खासी निकलती है, ऊपर बादल बनते हैं और वह बरसात कराते हैं, और वह वहीं के वहीं पर बनते हैं और वहीं के वहीं पर बरसते रहते हैं। इसे कहा जाता है पर्वतकृत वर्षा। यही कारण है चेरापूंजी और मुंशी में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वहां पर जो उठने वाली वाष्प बरसात वहीं पर कराती रहती है, वहां से वह कहीं और मुक्त होकर के नहीं जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पर चक्रवाती वर्षा कौन सी है? चक्रवाती वर्षा को मिलेंगे। ये लीजिएगा, चक्रवाती वर्षा लेंगे यहां पर, चक्रवाती वर्षा। अब देखिएगा, चक्रवाती वर्षा को पहले होल्ड पे रख लीजिएगा 1 मिनट के लिए। अगर आप इसे होल्ड पे रख लेते हैं चक्रवाती वर्षा को, तो आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। इससे मैं पहले एक चीज आपको बता दे रहा हूं, इससे ज्यादा अच्छा रहेगा। सर जी अब तो सीता भी एक्सपर्ट हो गई है, कलयुग में कोई आंखें उठाकर भी तो देखे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, इसमें कोई शक नहीं है। चंचल अरोड़ा जी, हैं रीत की तैयारी भी करेंगे सर? मतलब ये री क्या है, राजस्थान टैट तो नहीं है, पूरा लिखो भाई। हैं संवहनीय वर्षा, बिल्कुल सही है। इन सबको पराठे व्हाट्सएप कर देना सर जी, ये सब लोग डाउनलोड करके खा लेंगे। नहीं उसे देख लेंगे, आराम से देख के काम चला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको दूसरा एक अच्छा तरीका बता देता हूं। जैसे ही क्लास खत्म होगी, आप भी जाइएगा अपनी किचन में, 4 आलू लीजिएगा, उबालिएगा और उसमें मसाले मिला करके पराठे बना लीजिएगा। इतना बड़ा काम नहीं है, पराठे हो रखी है, हद हो गई। सुधा वर्मा जी, सर बात बहुत हो गई है, कृपया करके पढ़ाई को आगे, मैं इसे 2 मिनट में खत्म कर दूंगा, जब क्या करेंगे आप करते हैं, ब्लेम मुझ पे ले जाते हैं। वर्मा जी ये बात गलत है, ये बात गलत। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, लीजिएगा आगे आइएगा। यहाँ पर चक्रवाती वर्षा आपकी है, आगे है चक्रवात। अब लीजिए, पहले मैं चक्रवात बताऊंगा, उसके बाद में चक्रवाती वर्षा आपको बताता हूं, क्योंकि पहले आपको इसको समझ में आना चाहिए। चक्रवात और दूसरा होता है आपका, एक चक्रवात होता है, दूसरा होता है, यहां पर इसे 1 दे दें, इसे आप दूसरा दे दें, इसे कहेंगे प्रति चक्रवात। ठीक है,
इसे काट दो, वही तो चक्रवात लिखा गया। हाँ, ये आपका चक्रवात हुआ, दूसरा आपका पृथ्वी चक्रवात हुआ। अब चक्रवात और पृथ्वी चक्रवात में अंतर क्या है, आपका ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया, वो आप अगर इसको समझते हैं तो सही रहेगा। ठीक है, आगे लीजिएगा। अहमद हुसैन जी धन्यवाद। लीजिएगा, यहाँ पर चक्रवात है आपका। चक्रवात है क्या, जब आप सपोज कीजिए आप जहां मैं खड़ा हूं इसे आप सेंटर मान लीजिएगा, जब सेंटर पर या केंद्र के चारों तरफ दबाव बन रहा हो और केंद्र फ्री हो, यानी कि वहां पर कोई दबाव ना हो और बाह्य क्षेत्र में दबाव बन रहा हो, तो बाह्य दबाव की जो हवाएं हैं वो अंदर की तरफ बहना शुरू हो जाती हैं, और जब अंदर की तरफ वो बहती हैं तो वहां पर क्या होता है, वो अंदर की तरफ होकर के घूमना शुरू हो जाती हैं और वह केंद्र तक आती हैं। जब केंद्र तक आकर के वह घूमती हैं, वह क्रिया आपकी क्या कहलाती है, आपकी चक्रवात कहलाती है। आपने अपने फरवरी उसमें मार्च के बाद, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में आपने देखा होगा घूमती हुई हवा को घूमता हुआ देखा होगा कि वह घूमती हैं और उठा करके इस तरह से अपने साथ में कबाड़ कूड़ा करकट उठा करके ले जाती हैं। आप कई बार देखते हैं, उसे हमारे क्षेत्र में हुला कहा जाता है, हुला, कि भाई हुला आ गया। हवा घूमती है और वो अपने साथ में बहुत सारी चीजों को उठा करके ले जाती है। अगर इसका विकराल रूप आप देखना चाहते हैं, हरिकेन है, टर्नेडो है, ये आपके बहुत सारे होते हैं जो चक्रवात का रूप लेकर के आते हैं। हवाएं अंदर की तरफ घूम जाती हैं बाहर से, और इस स्थिति में मौसम खराब हो जाते हैं। मौसम खराब जो होता है आपका चक्रवात में होता है। आपसे पूछा गया ये क्वेश्चन बहुत बार कि वह कौन सी स्थिति है जब मौसम खराब होते हैं, चक्रवात है, पृथ्वी चक्रवात है, या दोनों है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो चक्रवात में क्या होता है, बाह्य हवाएं अंदर की तरफ आती हैं और मौसम को खराब कर देती हैं, तो वह स्थिति आपकी चक्रवात कहलाता है। दूसरा नंबर आइएगा, इसमें क्या है, पृथ्वी चक्रवात। पृथ्वी चक्रवात में क्या है, जब केंद्र में दबाव बनता है, अब इसका उल्टा कीजिए दीजिएगा, जब केंद्र में दबाव बनता है और बाह्य भाग आपका फ्री रहता है, तो हवाएं अंदर से बाहर की तरफ घूमना शुरू कर देती हैं, और जब बाहर की तरफ घूमना शुरू करती हैं तो मौसम खुल जाता है, साफ होता है, और वह स्थिति आपकी पृथ्वी चक्रवात कहलाती है। यह बात आपकी स्पष्ट हो गई होगी, इसमें सबको आ गई होगी। आगे मैं बढ़ता हूं, मुझे केवल और केवल आपको यह बताना है चक्रवाती वर्षा, और इसके बाद में आपकी क्लास को मैं ऑफ करूंगा, खत्म हो जाएगा। सर हम छोटे थे तब हम इसको बोलते थे भूत, कोई आया है इसको उड़ा कर ले जा रहा है, हाँ ऐसे ऐसे बोलते थे, इसमें भूत होते हैं, भूत होते हैं। सर जी आज 22 आप नहीं ही कराई है चैप्टर पढ़ा करके, अरे रे कोई बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, थैंक यू दिलीप जी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई ना। तो आपका यहाँ पर मैंने हिमांक समझ में आ गया होगा, ओसांग, पाला, तुषार, कोहरा, धुंध, बादल, वर्षा और आपका चक्रवात। अब यहां पर एक भाग रहा है चक्रवाती वर्षा कौन सी होती है। लीजिएगा, चक्रवाती वर्षा कौन सी है, मैंने ये बात आपको बताई, जब मौसम आपका खराब होता है और केंद्र फ्री होता है तो बाहर से दबाव जो बनता है उसके साथ में वो जब केंद्र की तरफ आती हैं तो अपने साथ में बादलों को इकट्ठा करके ले आती हैं और उस स्थिति में बरसात कराती हैं, वह आपकी होती है चक्रवाती वर्षा कहलाती है। यानी कि उस स्थिति में आप ये नहीं देख पाते कि बरसात किस दिशा से हो रही है, आप उसमें ये नहीं पाएंगे कि ये बरसात आपकी परवा हवा के साथ में हुई है, पछुआ के साथ में हुई है, दक्षिणी के साथ में हुई है, उत्तरी हवा में, बल्कि आप ये देखते हैं कि चारों तरफ से आपको लगता है कि चारों तरफ से वर्षा हो रही थी, कभी इधर से आ जाते कभी इधर से आ जाते, तो उसमें क्या होता है, हवाएं घूमती रहती हैं। उस स्थिति में आप कहते हैं चक्रवाती वर्षा कहते हैं, और इस वर्षा के कारण ही मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है और तेज बरसात कराता है। यह था आपका चक्रवाती वर्षा। तो दोस्तों, क्षोभमंडल में होने वाली सभी गतिविधियां आपकी मतलब मौसम से जुड़ी हुई सभी गतिविधियां आपकी क्षोभमंडल में होती हैं। इसी कारण इस मंडल को संवहनीय मंडल या संवहनीय मंडल भी कहा जाता है, मंडल कहा जाता है, या फिर इसे अधोमंडल भी कहते हैं, अधोमंडल के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का आपका क्षोभमंडल। कल मैं इसी क्लास में आपका वायुमंडल कराने वाला हूं। वायुमंडल होगा, अगली क्लास में आपका ओजोन मंडल होगा, ठीक है, ओजोन मंडल होगा। इसके आगे ऐसे ही टॉपिक मैं कराता रहूंगा प्रतिदिन। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कैसी आपकी क्लास रही, और ये मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जो साथी नए हैं उनको मैं बता देता हूं, बड़ा अच्छा मिलेगा आपको। एक चीज मैं बताने वाला हूं, क्या है लीजिएगा, क्या है, हाँ यहाँ अपनी मनमर्जी कर रहा है। देखिएगा, मेरा नंबर है, अरे भाई मेरा नंबर है 9917
साफ ही कर दें, थोड़ा हैंग चल रहा है। देखिएगा 9917421293 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आप इस पर हाय लिखेंगे और अपने नाम के साथ में मुझे भेज देंगे। अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रकार की पीडीएफ प्राप्त करना तो आप नित्य चैनल को फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पर, वहां से आप पीडीएफ पा सकते हैं। मेरे नंबर पर आप हाय लिखेंगे और मुझे भेज देंगे। मेरी क्लास सुबह 7 बजे करंट अफेयर की होती है, ठीक है, करंट अफेयर। दूसरी 9 बजे आपकी क्लास होगी यहाँ पर EVS फॉर किसके लिए है, फॉर सुपर टैट के लिए, ठीक है। और अगला आपकी शाम को 6 बजे होती है आपकी क्लास EV है, ये आपका SST है आपका, और ये होती है आपकी यूपी टैट के लिए। तो याद रहे आपकी ये 3 क्लासें मैं प्रतिदिन यहाँ पर लेकर के आपके लिए आता हूँ। आप जितने साथी नए हैं मेरे नंबर पर 9917421293 पर मुझे व्हाट्सएप करेंगे और मुझसे जुड़ेंगे तो आपको सभी क्लासों के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप क्लास में आ सकते हैं, जा सकते हैं। आपका स्वागत है, अभिनंदन, खैर मकदम है। तो चलिएगा मैं आपको एक कमेंट पढ़ लेता हूं एक बार, उसके बाद मैं आपसे लेता हूं विदा। कोई कुछ जानना चाहता है, कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है तो अंतिम क्षणों में पूछ सकते हैं, आपको पूरी आजादी है। लीजिएगा, शोर मत मचाओ, सभी लोग आराम से निकल जाओ एक एक करके, अभी घंटी बजने वाली है। घंटी बज गई, सब निकल सकते हैं, नहीं किसी को नहीं दूंगा। चलिए कोई बात नहीं। लितेश जी ओके सर, थैंक यू। ये आपका यहाँ पर आएगा 7 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, 9 बजे EVS की क्लास चलती है, शाम को 7 नहीं 6 है, 6 बजे सामान्य ध्वनि क्लास चलती है। और 9917421293 आपका ही नंबर है, यानी कि आप इस पर मुझे हाई भेज सकते हैं। चलिएगा, इसी के साथ में आज मैं लेता हूं आपसे विदा और मिलता हूं आपसे अपनी क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए मैं चाहूँगा आपसे विदाई हो जाए। सर आपकी क्लास की जितनी बड़ाई करो उतना ही कम है, आप अपने लफ्ज़ों से ज़्यादा कह नहीं सकते। राजकुमार जी धन्यवाद, धन्य हो गए हम, क्लास मस्त है, बहुत बहुत धन्यवाद। शिल्पी जी सर जी वेरी नाइस क्लास सर जी, थैंक यू सो मच। नहीं जाओ, ठीक है सर। कुछ ये से लोग हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ चैटिंग करने में लगे रहते हैं। अगर ये सभी लोग इसी तरह करते रहे तो आज से क्लास में नहीं आऊँगा। मायाराम जी इतना नाराज नहीं हुआ करते हैं। इस समाज में सभी प्रकार के लोग हैं, कुछ आओ में, कुछ भाव में, कुछ प्रभाव में बदलते हैं, है ना। और कुछ लोगों को जो बहुत सारी जानकारी होती है वो थोड़ा सा मजा भी ले लेते हैं। अब ये देखेगा, इस संसार में बड़े नखरे हैं, बड़े दुख हैं, बड़े दर्द हैं, तो आप कहाँ तक भागेंगे। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है सभम दुखम, सब जगह दुख ही दुख है, लेकिन दुख का निवारण भी है। दुख को आपको निवारण तब होगा जब आप अपने आप से प्रयत्न करेंगे। अब यह कहाँ जाएंगे भाग करके, ये तो सब जगह मिलते हैं इस तरह के लोग, ठीक है। तो आप इस बात की, ये आपका व्यक्तिगत हो सकता है कि आप आए या ना आए, लेकिन मैं यही कहूँगा आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको इसी तरह से मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ये कमेंटबाजी से आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंटों पर ध्यान क्यों देते हैं। आप सीधा सीधा मुझसे बात करिए, मुझसे जुड़िए ना, कमेंटों पे क्यों ध्यान देते हैं। अगर आपको लगता है मैं इनसे बात करता हूँ, आप जब कुछ कहते हैं मुझे आपसे भी जुड़ना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। मैं ही समय का प्रथम पूज्य हो जाता हूँ क्लास के अंदर आकर के। जब क्लास में कोई टीचर होता है वो प्रथम पूज्य होता है। अगर मैं आपके कमेंट्स को नहीं पढ़ूंगा तो आपके लिखने का फायदा क्या हुआ। तो कृपया करके नाराज ना हो। अर्जुन पटेल जी न्यू स्टूडेंट्स है जी, थैंक यू जी अर्जुन जी, धन्यवाद, आपका अभिनंदन है यहाँ पर। चलिएगा, मेरी बात आपको अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। वैसे मैंने ऐसा किसी को कुछ कहा नहीं है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ कल सवेरे 7 बजे करंट अफेयर क्लास में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।